जय हिंद साथियों, राधे राधे। मैं विवेक कुमार, आपका ट्यूटर, स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है तक्षशिला विजार्ड। प्यारे बच्चों, हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था और ऑब्जेक्टिव के सीरीज के क्रम में हम अभी तक 4 चैप्टर निपटा चुके हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा करेंट और चौथा मैग्नेटिज्म। आज हम करेंगे 3 चैप्टर कंबाइन, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी अल्टरनेटिंग करंट और ईएमडब्ल्यू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो कम से कम 70% आपका जो सिलेबस है, 70% सिलेबस जिसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर आपके 70% लगभग हो जाएंगे। इसके बाद मैं चालू करूंगा आपका एक टॉपिक है जिसको बोलेंगे ऑप्टिक्स, और सबसे लास्ट में हम डील करेंगे आपके सामने मॉडर्न फिजिक्स। क्या बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स के बारे में अपन डील करेंगे। ठीक है। ऑप्टिक्स आपका 10 से 20% वेटेज रखता है और 10 से 20% आपका मॉडर्न फिजिक्स वेटेज रखता है। ठीक है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अभी तक आप मुझसे पढ़े हो और इसके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, साथ ही साथ आपने जितने ऑब्जेक्टिव कराया हूं सारे के आपने अच्छे से प्रिपेयर करके याद कर लिया है, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि 35 ऑब्जेक्टिव में कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव आप आसानी से निकाल लोगे, केवल इस लेक्चर और इसके शॉर्ट नोट से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम चालू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सबसे लास्ट चैप्टर को। तो चलिए राधा रानी के नाम से चालू करते हैं, तो बोलिए श्री राधे। ठीक है प्यारे बच्चों, और कल से मैंने आपको बताया था कि मैं शॉर्ट नोट्स को साथ ही साथ की पॉइंट की तरह लिख देता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें समझने में और आपकी परेशानी ना आए। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में मैंने की पॉइंट लिख दिए हैं। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा ये। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पहला है कि फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन एलसीआर सर्किट इन द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। मतलब कि जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी एलसीआर सर्किट में, तो अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा। यहां तो देखिए, अब बस इतना ही पूछा है, लेकिन मेरे बारे में इसके और गुत्थियां जो है मैंने सुलझा दिया है कि रेजोनेंस कंडीशन पे पहला कंडीशन ये होगा कि एक्सएल बराबर एक्सी होगा। एक्सएल मतलब इंपीडेंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होगा इंपीडेंस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दूसरा, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, दोनों को दोनों सेम फेज में लाई करते हैं, यानी कि वोल्टेज और आई के बीच में क्या होगा? सेम फेज। लेकिन इस सवाल में आपको फेज डिफरेंस पूछा था वोल्टेज और करंट का, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे होगा जीरो। क्या होगा? जीरो। इंपीडेंस इनका मिनिमम होता है और वो होता है आर के बराबर, और इनकी करंट जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जो होती है वी बाई आर के बराबर। तो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा डाटा हैं जो आपको याद कर लेंगे तो आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो आपको क्या पता इसमें से भी क्वेश्चन टपक सकता है। जैसे एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल और एक्ससी का वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी। तो प्यारे बच्चों, ओमेगा को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और एल को मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा एल सी। तो यहां से ओमेगा बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल सी। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। और इसी ओमेगा को अपन बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सर। यानी कि एट रेजोनेंस कंडीशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा? तो होगा 1/√LC। प्यारे बच्चों, यहां से आपको टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? 2π/ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2π/t, t π/ओमेगा। तो यहां से 2π हो गया, और ओमेगा का वैल्यू आपने क्या बताया? डेट इज 1/√LC। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला को गलत लिख दिया हूँ प्यारे बच्चों, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t। तो t बराबर क्या हो जाएगा? डेट इज 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू ऊपर चल जाएगा, तो यहां से टाइम पीरियड का भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कंडीशन थी रेजोनेंस की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर इक्वेशन I बराबर 60 sin 100 पाई टी।
प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस प्रकार का इक्वेशन दिखे, यानी कि किसका बात कर रहा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी की बात कर रहा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी की बात कर रहा है, तो जब भी आपको दिखे तो ये जो आई नॉट होता है, इसी आई नॉट को अपन बोलते हैं पीक करेंट। क्या बोलते हैं? पीक करेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये हो गया टाइम टू पीरियड। यानी कि जब भी मैं साइनसोइडल इक्वेशन की बात करूंगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी की बात करूंगा, तो आई आरएमएस का जो वैल्यू होगा वो पीक करंट बाई रूट 2 कर देना है आपको आसान। तो आपके पीक करंट यहाँ पे कितना बाबू? 60 है। तो अगर मैं इसकी आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 60/√2। लेकिन सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, √2 और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर आ गया 60√2 और नीचे आ गया आपके पास 2, कट जाएगा यहाँ पे, तो ये 30 बार में कटेगा, तो 30√2 इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब भी आपको इस प्रकार के साइनसोइडल इक्वेशन दे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपको आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीक करंट बाय √2 कर देना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि इंपीडेंस क्या होगा एलआर सर्किट का। देखिए यहाँ पे एल और आर दोनों सर्किट कंबाइन है, लेकिन मैंने इंपीडेंस बराबर बताया है आपको, क्या होता है, वी नॉट बाई आई नॉट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंपीडेंस, दैट इज ओम। ये भी सवाल आपको क्या पता पूछ सकता है। प्योर रेजिस्टिव के लिए अगर केवल और केवल इस अल्टरनेटिंग करंट में केवल रेजिस्टेंस लग रहा है, तो इंपीडेंस का वैल्यू होता है जेड बराबर आर के। अगर केवल और केवल कैपेसिटिव लग रहा है तो जेड को लिखता हूं मैं किससे, एक्सी से, और एक्सी बराबर होगा ओमेगा बाई सी। अगर वो केवल इंडक्टिव होगा तो केवल इंडक्टर लगा होगा, और इंडक्टर के लिए जेड का वैल्यू हो जाएगा एक्सएल, और एक्सएल का वैल्यू ओमेगा इंटू एल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एलआर सर्किट के लिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा आर और एक्सएल का। तो आर के लिए आप बाबू क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर, और एक्सएल के लिए क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। उसी प्रकार इसके लिए क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर, और ओमेगा सी के लिए क्या लिख सकते हो, ओमेगा बाई सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए चॉक कॉइल इज 5 हेनरी। यानी कि आपके पास इंडक्टर का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, दैट इज 5 हेनरी। द करेंट थ्रू इट्स इंक्रीज द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड। यानी कि आपके पास डी बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया है, 2 एम्पियर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, चलिए, तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, यानी कि ई का वैल्यू निकालना है। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ चुका है कि ई बराबर क्या होता है, तो ये होता है एल इंटू डी आई बाई डी टी। एल इंटू डी आई बाई डी टी, इधर मैं लिखता हूं क्लियर आपको, ई बराबर होता है माइनस का एल डी आई बाई डी टी। प्यारे बच्चों, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ईएमएफ। क्या आपके पास एल का वैल्यू दिया है, यस सर, डेट इज 5 हेनरी। क्या आपके पास डी आई बाई डी टी का वैल्यू दिया है, यस सर, 2 दिया है। तो आंसर हो गया प्लस का नहीं माइनस का 10 वोल्ट। प्लस माइनस प्लस भी दिया है, तो आप इसको गौर दीजिएगा, यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हैं, प्लस की जगह पर माइनस का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस वेव को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करते हैं, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो पैरेलल होती है किसके, ई क्रॉस बी के। किसके, ई क्रॉस बी के। तो अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करता हूं इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव के बीच में, तो कितना होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट मींस 90 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है आपसे कि व्हेन करंट इन ए कॉइल चेंज फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर, 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, देन एवरेज वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज प्रोड्यूस द सेल्फ इंडक्टेंस। वही सवाल, तो क्या बताया मैंने, E बराबर माइनस का एल डी आई बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे एवरेज चेंज की बात कर रहा है, तो आप फॉर्मूला को यूज करना एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। कोई दिक्कत वाला नहीं है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एंड दिस इज द एवरेज। ठीक है, तो आइए यहां से E का वैल्यू आपको दे चुका है 50, L का वैल्यू आपको दे चुका है कितना हेनरी, डेट इज कितना हेनरी है, हेनरी ओ निकालना है आपको, एल सॉरी,
और डी आई बाई डी टी कहाँ से, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, ठीक है, सॉरी 5 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गया। हाँ, लेकिन इनिशियली देखिए फाइनल निकालना है तो अपने को चेंज निकालना पड़ेगा, और चेंज निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल कीजिए, तो फाइनली कितना हो गया 2, कहाँ से 5 से, तो 2 माइनस 5, और डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ गया 0.1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एल का वैल्यू आ गया 50 इंटू 0.1, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 में से 5 गया तो कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। तो प्यारे बच्चों ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 3, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1.67 हेनरी आएगा आंसर, 1.67 हेनरी इज द राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि फेज डिफरेंस क्या होगा करंट और वोल्टेज में जब केवल और केवल कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट हो। तो देखिए मेरे पास दो करंट है, एक है आरएल सर्किट और दूसरा है आरसी सर्किट। तो प्यारे बच्चों आरएल सर्किट में ऊपर क्या लगता है इंडक्टेंस, नीचे क्या लगता है रेजिस्टेंस। तो इसमें वीआर और वीएल के बीच कितना लैग हो रहा है, तो लीड कर रहा है पाई बाई 2 से। और यहाँ पे जब हम आरसी सर्किट की बात करते हैं तो ये रहा वीआर और ये रहा वीसी, यानी कि वीआर के डायरेक्शन में करंट चलेगा, तो वीआई लैग करता है पाई बाई 2 से। लेकिन आपको सवाल में लैग और लीड नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। तो चाहे वो लीड करे, चाहे वो लैग करे, चाहे वो आरएल सर्किट में रहे, चाहे वो आरसी सर्किट में रहे, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, डेट इज 90 डिग्री होगा। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि जो लेंज लॉ है वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करते हैं। तो लेंज लॉ एनर्जी के बेसिस पे काम करते हैं, और इसमें क्या कंजर्व रहता है, तो एनर्जी कंजर्व रहता है, E बराबर माइनस का L डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। अब चलिए बात कर रहे हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैंने अभी आपको बताया इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल को लिखते हैं ओमेगा इंटू एल से, और ओमेगा बराबर मैंने अभी आपको बताया 2 पाई एफ इंटू एल होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, मतलब कि एफ का मतलब क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, और इसी फ्रीक्वेंसी को मैं 1 बाई टाइम पीरियड लिख सकता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले ही कुछ सवाल में कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, और 1 बाई टाइम पीरियड को ही मैं क्या बोलता हूँ, तो 1 बाई टाइम पीरियड को ही मैं फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल, जहां ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल क्या है इंडक्टेंस। ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई एफ इंटू एल, तो एक्सएल का वैल्यू हो गया 2 पाई एफ इंटू एल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि एक्सप्रेशन क्या होगा रियल एवरेज पावर का अल्टरनेटिंग करंट में। देखिए तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, वी आर एम एस और कॉस फाइव। और कॉस फाइव क्या है, तो कॉस फाइव को पावर फैक्टर बोला जाता है एसी सर्किट के लिए, जिसका वैल्यू होता है आर बाई जेड। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। इसको बोलते हैं हम वाटफुल पावर। क्या बोलते हैं, वाटफुल पावर। और एक आता है वाटलेस, मतलब कि साइन फाई का कंपोनेंट इस एसी में काम नहीं करता है, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ वाटलेस पावर। क्या बोलता हूँ, वाटलेस पावर, जबकि इसको मैं क्या बोलूंगा, वाटफुल पावर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अभी मैंने आपको बताया कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर होगा आर बाई जेड, नॉट ए जेड बाई आर। तो क्या होगा, आर बाई जेड हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं फेज डिफरेंस का एलआर सर्किट में। तो अभी मैंने बताया एलआर सर्किट के बारे में। तो एलआर में आप देख रहे थे वीआर कहाँ था, नीचे, आई कहाँ चल रहा था, इधर, और वीएल कहाँ चल रहा था, ऊपर, यानी कि लीड कर रहा था कितना से, पाई बाई 2 से। तो tan फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर क्या है वीएल, तो एक्सएल आ गया ऊपर, और नीचे क्या है वीआर, तो एक्सएल बाई आर। तो tan फाई का वैल्यू एक्सएल बाई आर, एक्सएल का वैल्यू आपको अभी मैंने बताया ओमेगा एल इंटू आर। तो आपका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन में 13 नंबर पूछ रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आरसी। तो देखिए आपको आरसी दे दे या फिर एल बाई आर दे दे या फिर रूट अंडर एल सी दे दे, इन सबको मैं टाइम कांस्टेंट बोलता हूं और इनकी सबकी डायमेंशन टाइम के बराबर होती है। तो आंसर हो जाएगा M0L0T। कहां से आया? तो आपने पढ़ा होगा V बराबर क्या होता है IR और Q बराबर क्या होता है CV। Q बराबर क्या होता है CV। अगर मैं R और C की बात करूं, किसकी? R और C की, तो R बराबर क्या हो जाएगा V बट्टे I। और अगर मैं किसकी बात करूं C की, तो ये हो जाएगा Q बाई V। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो RC, तो ये हो जाएगा V बट्टे I और ये क्या हो जाएगा Q बाई V। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो V से V कट गया, ऊपर आ गया Q, नीचे आ गया I। आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो Q बाई I बराबर क्या हो जाएगा? T के बराबर हो जाएगा। तो T का डायमेंशन क्या हो जाएगा? M0 L0 और T। दिस इज द डायमेंशन ऑफ RC। क्लियर? तो आप RC के साथ L बाई R और रूट अंडर LC का भी ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो बोलता है कि स्पीड क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो आप याद रखिएगा C बराबर हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट इंटू ई नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आपको मैंने एक ट्रिक लिखवा दे रहा हूं, CGXUVIMR। क्या बोला मैंने? CGXUVIMR। कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है प्यारे बच्चों? बढ़ती है। यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो की, फिर माइक्रो की, फिर इंफ्रा की, फिर विजिबल की, फिर अल्ट्रा की, फिर एक्सरे की, फिर गामा की और सबसे कम किसकी होगी? कॉस्मिक की। अब इसमें से आपको पहचानना है कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्यारे बच्चों लाइट वेव की बात करें तो लाइट वेव क्या होता है? आपको पता है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये तो होगा। क्या एक्सरे होगा? यस सर। क्या इंफ्रारेड होगा? यस सर। क्या लॉन्गिट साउंड वेव होगा? नहीं सर। साउंड वेव जो होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होते हैं, ये वेव के प्रोपगेशन के पैरेलली चलते हैं साउंड वेव। दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इनको कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ये पूछ दिया है डीसी सर्किट के लिए। आप जोश जोश में आओगे और आपको पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एसी इंडक्टर के लिए क्या होता है? एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है। लेकिन आप जब गौर से देखोगे तो यहाँ पे डीसी की बात किया है और डीसी सप्लाई में एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस डीसी सर्किट के लिए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में और इसमें आपसे बहुत ही आसान सवाल पूछा है कि एक्सी का वैल्यू क्या होगा। तो एक्सी मतलब कि इंपेडेंस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक्सी का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई ओमेगा इंटू सी। ओमेगा इंटू सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि रिलेशन क्या होगा आरएमएस और पीक वैल्यू में। तो मैंने पहले ही दूसरे ही सवाल में आपको बता दिया था कि आई आरएमएस क्या होता है? आई नॉट बाई रूट 2 होता है। जब रूट 2 का वैल्यू आप डालोगे 1.414 तो आप पाओगे कि इसका वैल्यू आ रहा है 0.700 आई नॉट के बराबर। तो आई आरएमएस बराबर है 0.707 आई नॉट के। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फिर से आसान क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट आपको घुमा रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? एक्सेल। और एक्सेल का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इंटू एल की बात किया जा रहा है क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात किया जा रहा है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए पावर फैक्टर आपसे पूछा है प्यारे बच्चों। तो पावर फैक्टर मैंने बताया था आपको cos फाई को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? cos फाई को। और cos फाई का वैल्यू मैंने आपको ये भी बता दिया कि वैल्यू कितना होता है? R बाई जेड। आर मतलब क्या? ट्रू एवरेज पावर और जेड मतलब क्या? एपरेंट एवरेज पावर। तो पावर फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ट्रू एवरेज पावर अपॉन एपरेंट एवरेज पावर। दैट इज योर राइट आंसर। देखिए मैंने बता दिया था उसी में कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे प्रोपगेशन पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो पैरेलल टू ए होगा? बिल्कुल नहीं। पैरेलल टू बी होगा? बिल्कुल नहीं। पैरेलल टू ई क्रॉस बी होगा? दिस इज योर राइट आंसर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो ई क्रॉस बी पैरेलल आएगा किसके? वेव के। क्लियर बच्चों? बी क्रॉस ई नहीं होता है, ई क्रॉस बी होता है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पे आपको बस मामू बना रहा है कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है, तो 1 हेनरी तो हेनरी के बराबर होगा भाई, लेकिन यहाँ पे पूछा है 10⁻³ और मिली पूछ दिया है, तो मिली को बदल लो हेनरी में, तो 10⁻³ और 10 की पावर कितना हो गया? 0, और 10⁻0 मतलब 1 हेनरी। डेट इज योर राइट आंसर, क्योंकि 10⁻6 होगा नहीं, तो ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बस आपको मामू बनाने की कोशिश कर रहा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन में डाउट रहता है कि हॉट वायर एमीटर क्या मेजर करता है, तो ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, क्योंकि हॉट वायर एमीटर जो होता है हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, और हीटिंग इफेक्ट अगर देखा जाए तो आरएमएस वैल्यू जो एसी का होता है वही वैल्यू डीसी का होता है, और सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हॉट वायर एमीटर को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब आइए, पावर फैक्टर पूछ रहा है एलआर का। देखिए पावर फैक्टर बहुत बार आ चुका कि व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर दूसरे दूसरे सर्किट के लिए, तो पावर फैक्टर cos फाई, और cos फाई का वैल्यू हो जाएगा R/Z। R मतलब कि R, Z मतलब इंपिडेंस, और इंपिडेंस एल सर्किट का क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब पूछा यहाँ पे वर्किंग डायनेमो किस बेसिस पे काम करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। उसी प्रकार मैं आपसे अगर पूछूं कि ट्रांसफार्मर किस बेसिस पे काम करता है, तो ये भी म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ये भी म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, और डायनेमो भी आपका डायनेमो भी म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है कि रेशियो क्या होगा आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में। तो अभी मैंने आपको बताया कि आई आरएमएस बराबर हो जाएगा I0/√2। तो रेशियो कुछ क्या पूछा है? आई आरएमएस और बटे में I0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है कि इन एन एसी सर्किट फेज डिफरेंस क्या होगा? करंट आई अगर है और वोल्टेज फाई है, तो वाटलेस कंपोनेंट क्या होता है? देखिए, एक होता है वाटलेस करंट, एक होता है वाटपुल, और एक होता है वाटलेस। देखिए वाटलेस करंट उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो एक्टिव नहीं होता है एसी में। तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक साइन फाई और एक होता है कॉस फाई। तो जो साइन वाला टर्म होता है वो वाटलेस होता है, और जो कॉस फाई वाला होता है वो वाटफुल होता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा वाटलेस है, तो आई साइन फाई। अगर आपसे वाटफुल पावर पूछेगा तो कॉस फाई, और वाटलेस पूछेगा तो आपसे साइन फाई। ये भी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे आपको किसी भी चीज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। आप बस इस नोट्स को प्रिपेयर करते जाओ और सारे ऑब्जेक्टिव को एक एक करके लगाते जाओ, आपका नैया पार हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि एक मेरे पास क्लोज सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया है 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10 ओम दिया है, जो फ्लक्स से लिंक करके वेरी करता है 5 बराबर 6t² माइनस का 5t प्लस का 1, और t बराबर 0.25 सेकेंड। इसको बदलिएगा तो 1/4 का वैल्यू होता है, 1/4 का वैल्यू 0.25। तो करंट कितना बहेगा? चलिए भाई, तो E बराबर मैंने आपको बताया था लेंस लॉ से d∅/dt। तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 60 का 12t माइनस का 5। अब यहाँ पे आप टाइम का वैल्यू पुट कर सकते हो, 1/4 माइनस का 4 3 या 12, तो माइनस का कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 5। सॉरी, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 5, डेट मीन्स माइनस का 2। तो E का वैल्यू आया माइनस का 2, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस लगा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सॉरी एक मिनट, ई का वैल्यू है माइनस ऑलरेडी लगा है और माइनस 2 ये आ गया, तो ई का वैल्यू आ गया 2।
अब ये तो दो आ गया, और V बराबर आपको पता है आई आर, तो E बराबर हो जाएगा I बाई आर। आपको निकालना क्या भैया, आपको निकालना है करंट, तो E बराबर E बाई आर। तो E का वैल्यू है 2, R का वैल्यू है 10, 2/10 मतलब कि पॉइंट का 2 एम्पियर इज द राइट आंसर। दैट इज योर आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इन एन एसी सर्किट द करेंट एंड वोल्टेज आर गिवन बराबर, तो I बराबर 50 कॉस ओमेगा टी और V बराबर 200 साइन ओमेगा टी। तो पावर लॉस इस केस में क्या होगा, आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस। तो आई आर एम एस का पीक वैल्यू कितना हो गया 50, इसका वैल्यू कितना हो गया 200, और बटे रूट टू तो आप भूल ही जा रहे हो सर। तो रूट टू सॉरी रूट टू तो होगा नहीं, इसमें वाटलेस है, तो इसमें हो जाएगा आपके पास कितना, तो ये हो जाएगा पावर एवरेज बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस, और पीक वैल्यू दिया है आपके पास 5 और यहाँ पे दिया है 200, तो 2 बचे 1000 वाट, तो आंसर विल बी 1000 वाट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है कि ये इक्वेशन है I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई एफ। ओमेगा का वैल्यू गौर से देखिए दिया है आपको 100 पाई, और ये बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ। तो भैया पाई से पाई कट गया, 2 से 2 50 कट गया, तो एफ का वैल्यू आ गया 50। तो ये हो गया 50 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए पहले ही बता चुका था, इम्पीडेंस बोलिए, रिएक्टेंस बोलिए, जेड बोलिए, इसका यूनिट क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का होता है तो इसका भी क्या होगा, ओम होगा। ठीक है, यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस अभी बताया था मैंने कि हेनरी उसका एसआई यूनिट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। पूछ रहा है कि 5 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड ईएमएफ। तो मैंने बताया था कि पावर फैक्टर किससे निकालते हैं, तो पावर फैक्टर निकालते हैं अपन cos फाइव से, और cos फाइव बराबर क्या होता है जेड बाई आर। तो इसका पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा cos फाइव हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे क्या पूछा है कि एक एसी सोर्स है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, कनेक्ट किया गया है एलसीआर सर्किट में, तो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कब मैक्सिमम होगा। पीक वैल्यू करंट कब मैक्सिमम होगा, पहले ही मैं बता दिया था कब होगा, जब ये कहाँ जाएगा, रेजोनेंस पे जाएगा। और रेजोनेंस मतलब क्या होगा, एक्सएल बराबर क्या होगा एक्सी के होगा। एक्सएल मतलब ओमेगा इंटू एल, एक्सी मतलब ओमेगा इंटू सी, ओमेगा स्क्वायर बराबर एल सी। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 1/√LC। तो इस कंडीशन पे ये क्या होगा, इसकी करंट जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब आते हैं आपके लास्ट सवाल पे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 35। एल क्या है इंडक्टेंस, आर क्या है रेजिस्टेंस, सी क्या है कैपेसिटेंस। तो एल बाई आर बोलिए या आर बाई सी बोलिए, मैंने पहले ही सवाल में बता दिया था कि इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं भैया, तो इन दोनों को अपन बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा m0 l0 और t1। तो m0 l0 t1, m0 l0 t1, दैट इज योर राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यूनिट का सारे ऑब्जेक्टिव मैंने आपके सामने निपटा दिया, और आने वाले 2-3 दिन में मैं सारे फिजिक्स निपटा दूंगा। तो आप क्या करो कि सारे ऑब्जेक्टिव गो थ्रू हो लो, साथ ही साथ इसके शॉर्ट नोट्स बना लो आप, जो आपको बहुत काम देने वाला है। शॉर्ट नोट्स बना लो, ऑब्जेक्टिव सारे कर लो, आपके 35 में 35 आने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। तो बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।